हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के अध्याय 5 चैप्टर 5 औरतों ने बदली दुनिया के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो सीटेट जुलाई 2024 एवं अन्य परीक्षाओं के जीके जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। औरतों ने बदली दुनिया, अध्याय 5। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं रहा है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो है एक चार्ट है। ये देखिए, महिलाएं खेती मक्के के खेत में काम करती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, यहाँ एक भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। यह आंकड़ा आप याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती हैं। तो 83.6%। 83.6% उनके कामों में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। यह स्रोत जो है 83.6% महिलाओं को काम करने वाला 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004-5 का है। अब तो कम हो गया होगा, लेकिन जब तक लेटेस्ट नहीं आता है तब तक आपको इसका ध्यान रखना होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्होंने लगता है कि घर से बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इस प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि ये ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों को सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले,
यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के, ये देखिए, ये जो है एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है। ये देखिए, के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी यानी वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थीं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थीं। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थीं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। तो कुम्हार की घर की स्त्री कुम्हार क्यों नहीं मानी जाती थी? तो वे चाक चलाना नहीं जानती थी। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और समाज उन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत अधिक विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम रास सुंदरी देवी, जो 1800 से 1890 तक जिंदा थीं, का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्षों पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमार जीबोन, क्या नाम है? सुंदरी देवी की पुस्तक अमार जीबोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। अमार जीबोन जो है किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा। पुस्तक कौन है? अमार जीबोन, जिसके लेखक अमार जीबोन के कौन हैं? तो रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों को विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपने शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है? स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन पढ़ रही थी। चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु थी। बाद में दिन के समय मैं जब रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ दी है। जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रखी थी, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा लिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए।
मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से मैंने एक छिपा दिया था। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों को मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों एक लंबे समय के बाद में पढ़ना सीख सकी। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिनी जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वो जरा बैठकर कुछ खा ही ले। तो ये उनकी जो है राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्होंने पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, कि स्थिति के विपरीत वर्तमान समय भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं का अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाज और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में ये एक चुनौती है। देखिए, एक यहाँ जो है रामाबाई का चैप्टर थोड़ा सा था, मैं इसको देख लेता हूँ, क्योंकि जो है रामाबाई का जन्म 1858 में और मृत्यु 1922 में हुई थी। अपनी बेटी के साथ हैं। महिला शिक्षा की योद्धा, स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। तो रामाबाई की उपाधि क्या थी? पंडिता, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाना, छापा खाना चलाने जैसे कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को काम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रामाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है, ये देखिए। चलिए आगे चलते हैं। ये रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना, यह भी एक जो है, यहाँ से प्रश्न तो नहीं पूछता है। चलिए इसको न हो तो देख ही लेते हैं। रुकैया सखावत हुसैन 1880 में जन्मी। 1932 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिनके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसे भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के संयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थीं, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिनका शीर्षक था सुल्ताना का सपना। तो सुल्ताना का सपना किसने लिखा? तो रुकैया शेखावत ने। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड एक स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के लिए उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति में हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती है,
तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया शेखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उसमें भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। चलिए अब देखते हैं वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों के शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। कितने वर्ष में जनगणना होती है? 10 वर्ष में, जिसमें पूरे देश की इस जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष मुझसे अधिक आयु का 40% शिक्षित, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियां तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। अब जो है 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65%। तो लड़का और पुरुष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत प्रशिक्षित हैं? अरे शिक्षित हैं तो 82%। और कितने प्रतिशत लड़कियां और स्त्रियां शिक्षित हैं? 65%। इसका असर यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कियों और लड़कियों का प्रतिशत दिखाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देती हैं। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लड़कों और लड़कियां इनमें शामिल हैं। स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक दर ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभवतः ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया गया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। और वर्ष 2011 की जनगणना से अभी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है न ही शिक्षिका। यदि विद्यालय घर के पास न हो और ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए बस स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। ये भी एक बात है। चलिए आगे देखते हैं। महिला आंदोलन। देखिए ये जो है 2014 में, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? तो 2014 में। 2014 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। चलिए यहाँ देखते हैं महिला आंदोलन के बारे में देखते हैं।
अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी है, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य जैसे लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और महिलाएं संगठन इस आंदोलन के हिस्सा हुई हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहां देख सकते हैं। तो जो है ये देखिए, ये पिरामिड के माध्यम से बताया गया है। अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। तो औरतों की कानूनी सुरक्षा के लिए कब कानून बनाया गया? 2006 में। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में, कब? 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। एक उदाहरण देख लें। 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहिता युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता है। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छपने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। ये सत्या रानी, महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठ गई थी। यह सत्या रानी अपनी मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ी पर बैठ गई थी। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे आंदोलनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि किया जाता है और जिसका असर होता है। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों वो औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों का ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीरों में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रकाशित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। ये देखिए, ये औरतें हैं जो जलती हुई मोमबत्तियों को उठाती हैं न्याय बंधुता के लिए। तो दोस्तों, आज यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।